सो कंज्यूमर राइट्स में सबसे पहला राइट टू सेफ्टी मैंने बता दिया आपको, फिर राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में हमारा क्या आता है, दैट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसके यूजेस के बारे में पूरा हमारे पास में राइट होता है कि हम उस प्रोडक्ट को के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिले। सो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको एक प्रोडक्ट नजर आ रहा है, दैट इज कोको कोला कैन बना हुआ है, और उसके लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या है देखिए, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग डेट, दूसरा द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, चौथा द एक्सपायरी डेट, व्हेन दिस प्रोडक्ट इज गोना एक्सपायर। ये तो सबसे पहले देखना चाहिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उसमें हमें एक्सपायरी डेट सबसे पहले देखनी चाहिए। और दूसरा, कोई प्रोडक्ट पे आप देखें ना देखें, मेडिसिन पे हमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार हमारे हेल्थ के साथ में नुकसान भी हो सकता है। सो दिस इज compulsorily to be provided. Every producer has to compulsorily provide all the जी कौन है जी तो क्या हम था कि दैट इज द सेकंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू कंपल्सरीली मेंशन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। देन आता है थर्ड आपके पास में राइट टू चॉइस, राइट टू चूज और राइट टू चॉइस, दैट कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज any product out of the available products as per his own decision making। कोई भी उसे बाउंड नहीं कर सकता कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करना चाहते हैं, एज पर आर विश, एज पर आर विल, वी आर अलाउड टू परचेज दैट प्रोडक्ट। फिर आते हैं हमारे पास में पॉइंट नंबर 4, दैट इज राइट टू बी हर्ड। इट मींस अगर हमारा किसी भी तरह से कोई लॉस होता है, अगर हमारा मींस कंज्यूमर का किसी भी कंडीशन में कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, if a consumer feels himself to be cheated in any manner, okay, in any manner, then he has the right to be heard। यानी कि उसे पूरा पूरा राइट है कि उसकी बात को सुना जाए, उसकी ग्रीवियंस को सुना जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट टू बी हर्ड। एक टर्म मैं आपको इसके लिए बताता हूँ राइट टू बी हर्ड के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए टर्म को। और अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है, कल ही मैंने इसको लिया था जी, लोकस स्टैंडाई। नोट डाउन दिस टर्म, क्योंकि अगर कोई ऐसा टर्म आपके एग्जाम में आ गया तो आप तो समझेंगे नहीं कि ये है क्या। सर रिपीट। लिख रहा हूं लोकस स्टैंडाई। दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे ग्रीन कलर में। यस सर। लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई मीन राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार, ठीक है। क्योंकि ये लैटिन टर्म है तो मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को अगर आ जाए तो आप सोचो ये क्या चीज आ गया। लोकस स्टैंडाई रिप्रेजेंट्स राइट टू बी हर्ड, ओके। देन फिफ्थ इज राइट टू सीक रिड्रेसल। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बात सुन ली और काम खत्म हो गया। आपकी ग्रीवेंस सुनने के बाद में उस ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट कर उसका सॉल्यूशन पाने का राइट भी आपके पास में है। यू हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मींस आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना। कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ in case the product or service falls short of his expectations or is dangerous। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है या उस प्रोडक्ट से मुझे कुछ लॉस हुआ है, तो मेरे पास में राइट है कि मैं उस प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन मैं अपना रिलीफ मुझे मिल सके। ही मे बी प्रोवाइडेड विद रिप्लेसमेंट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट और कंपनसेशन। तो देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर प्रोडक्ट में से डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए यानी कि रिपेयर कर दिया जाए, या फिर कंपनसेशन ऑफ द लॉस हो जाए, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ ये सारे होते हैं आपके रिड्रेसल के एग्जांपल्स। फिर आता है आपके पास में सिक्स्थ राइट, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, व्हिच मींस एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज राइट्स एंड यू कैन से द मशीनरी, द रिड्रेसल मशीनरी। अब जैसे आप लोग सब कंज्यूमर हैं, लेकिन आपसे मैं पूछूं कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी कंसर्न में बीइंग अ कंज्यूमर, तो क्या आपको पता है कि आप लीगल अप्रोच कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो। मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स पढ़ा दिए तो आपको राइट्स तो पता चल गए। टेलीविजन पे डेली आता रहता है जागो ग्राहक जागो का एक स्लोगन है और वो बताते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि
इन राइट्स को एनफोर्स कैसे करवाना है? until and unless the rights are not enforceable by law, those rights are just as a dummy. मैं आपको कह दूंगा आपको ये सारे अधिकार हैं, लेकिन अगर वो अधिकार आपका वायोलेट होता है, वो राइट आपका इन्फ्राइन होता है और उसके लिए आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो वो राइट होना नहीं होना एक ही बराबर है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या क्या आता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में आता है दैट इज एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इट्स राइट्स एनफोर्स्ड। जो उसके राइट्स हैं उनको एनफोर्स करवाने का भी उसके पास में राइट है। और वो कब करवा पाएगा? जब उसे पता होगा कि मुझे इन राइट्स को एनफोर्स कैसे करवाना है। वो अपने राइट्स को यूज कब कर पाएगा? जब उसे पता होगा कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं। और ये कौन फुलफिल करता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दिस हेल्प फुलफिल दिस राइट। जो आपको कैंपेन होता है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, और इवन आजकल तो मोबाइल फोन्स पे भी उसकी तरफ से आता है ना, आरबीआई की तरफ से आपसे कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी नहीं पूछी जाएगी। अगर आपको बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है तो उसको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। ये क्या है? ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। ये आपको बताया जा रहा है कि ये आपके राइट्स हैं, आप उनको एनफोर्स करें। ठीक है, तो कंज्यूमर एजुकेशन कंज्यूमर राइट्स टोटल कितने हैं? देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स जो हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमने उसका रिवीजन कर लिया। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर द क्लास आप इसका रिवीजन कर सकते हैं from my YouTube channel. Now we are moving to the responsibilities and the duties of the consumer. Until and unless a consumer will not fulfill the duties, he is not allowed to claim his rights. अगर आप किसी राइट को क्लेम करने जाते हैं तो पहले आपको अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझना है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक राइट मिला है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके साथ में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि अगर राइट टू स्पीच है कि हम जो चाहें बोल सकते हैं, का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कुछ अब्यूज वर्ड बोले, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, सो इसी तरह से जहां कंज्यूमर राइट्स हैं वहां पे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो क्या है हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वी डू हैव, ये एक तो नमूने बार बार ऐड कर जी। तो क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? द फर्स्ट वन वी डू हैव इज दैट इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। आपके पास में राइट्स हैं, लेकिन अगर आप उन राइट्स का यूज नहीं करते हैं, आप उन राइट्स को जानते हैं उसके बावजूद भी उनको एनफोर्स नहीं करवाते हैं, तो फिर ये आपके को कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। द सेकंड वी हैव इज कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस कंज्यूमर। It means cautious का मतलब he must buy the product after reading the complete information over the label. अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट जो उस पर लिखी थी वो आपने नहीं पढ़ी, उस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, नाउ द शॉपकीपर एंड द प्रोड्यूसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने उसे नहीं पढ़ा। तो ये आपकी इग्नोरेंस थी। अगर आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने नहीं पढ़ा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, और उसको कंज्यूम करने के बाद में आप केस फाइल करने जाते हैं कि मुझे इसने बताया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों बताता? वो उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर साइन मेंशन कर दिया, प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया, तो आपको कॉशियसली उसको देखना चाहिए था। ठीक है, सो कंज्यूमर मस्ट बी अ कॉशियस कंज्यूमर, स्लीपिंग कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। द कंज्यूमर मस्ट बी अवेकेंड, द कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस अबाउट हिज राइट्स। ओके, आफ्टर दैट consumer must file a complaint in an appropriate forum in case of any shortcoming in product service availed. कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो उसने परचेज किया है उसमें अगर उसको कुछ कमी लगती है, कोई शॉर्टकमिंग आती है, उससे अगर कुछ उसको नुकसान होता है, उसमें अगर उसको कुछ यू कैन से हार्म होता है, so he must file a complaint to the appropriate forum. मैंने आपको कल भी बताया था, there are 3 tier redressal agency, the district forum, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. सो वी मस्ट बी अवेयर दैट वेयर वी हैव टू फाइल द कंप्लेंट. अगर आपको अपने राइट्स पता है, आपने कॉशियसली प्रोडक्ट को खरीदा और फिर भी अगर आपके साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो अब आपको कंप्लेंट तो करना ही होगा, लेकिन कंप्लेंट कहाँ करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है. सो कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट. बिना कंप्लेंट फाइल किए कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा. सो यू मस्ट फाइल अ कंप्लेंट एंड द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द एप्रोप्रिएट फोरम. The fourth duty, the fourth responsibility the consumer has is
कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी कभी हम मार्केट में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए और हम बिल मांगते हैं तो हमें शॉपकीपर कहता है बिल लेंगे तो टैक्स लगेगा, और हम अपना कुछ थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए बिल नहीं लेते हैं। जब हमें कुछ नुकसान होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहती है बिल लेके आइए, प्रूफ लाइए कि आपने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है मिस्टर एक्स से। और जब हमारे पास कैश मेमो या इनवॉइस अगर नहीं है, इट मींस वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ दैट वी हैव परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स। Cash memo and invoice acts as the proof that we have purchased this product from this particular businessman, this particular retailer, this particular shopkeeper. तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदें तो कैश मीमो जरूर खरीदें, कैश मीमो जरूर लें, इनवॉइस जरूर लें, चाहे आपको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है तो दीजिए ना, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो टैक्स जाएगा और आपका जो पैसा है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज आएगा। सो वी मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। अगर कोई मना करता है तो आप उससे प्रोडक्ट नहीं खरीदें। द फिफ्थ responsibility that a consumer has is consumer must be quality cautious। अब आप खुद ही जाके हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप जब कोई इलेक्ट्रिकल स्विच खरीदते हैं और उस पर ISI मार्क नहीं देखते हैं और फिर आप उसको घर में लगाते हैं और कोई आके आपके डोरबेल बजाता है और उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं, देखा ना एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में फिर लिखा हुआ था यूज एंकर स्विचेस ताकि जोर का झटका ना लगे। तो वही चीज है कि अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते समय क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, आप अपने राइट्स को अगर यूज नहीं करें, अगर आप ज्वेलरी परचेज करते हो और अगर आप ज्वेलरी परचेज करते समय हॉलमार्क नहीं देखते हैं, बाद में मालूम पड़ा वो तो डुप्लीकेट ज्वेलरी थी। अगर आप कोई फूड आर्टिकल परचेज करते हो और उस फूड आर्टिकल के ऊपर हमें कौन सा साइन देखना चाहिए, जल्दी से बताइए। अगर आपने कोई फूड आर्टिकल परचेज किया है तो हमें उस पर कौन सा साइन देखना चाहिए? एग मार्क। गलत। चलिए एग मार्क मैं मान, पर एग मार्क नहीं है सर, नहीं, एग मार्क नहीं है। एग सर मार्क फसाई का सब। हाँ, FSSAI, ठीक है, लिख लीजिए। FSSAI is the mark that has to be checked over the food articles। अब आप कहेंगे एग मार्क, तो एग मार्क किस पे आता है? एग मार्क आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फूड आर्टिकल्स की, तो फूड ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी फूड आर्टिकल ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस्ड वाली फूड आर्टिकल्स की बात हो रही है। सपोज आपने चिप्स परचेज किए, बिस्किट परचेज किए, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो ये सारी फूड आर्टिकल्स में आता है, तो उस पर आपको FSSAI का मार्क चेक करना चाहिए। और एग मार्क की जो आप बात कर रहे हैं, तो एग मार्क किस पे चेक होता है? उसके नेम से पता चल रहा है। एग स्टैंड्स फॉर, वो अंडे वाला एग नहीं है यहाँ पे, एग स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एग मार्क हमें चेक करना होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़े से साइंस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं दैट अ कॉशियस कंज्यूमर, तो उसको कॉशियस कंज्यूमर को कैसे देखना, क्वालिटी कॉन्शियस कैसे रहना है। सो दिस फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस फर्स्ट वन इज फॉर द हॉलमार्क। हॉलमार्क किसके लिए होता है? ज्वेलरी के लिए होता है, कि हमने जो ज्वेलरी परचेज किया वो सही है या नहीं। यहाँ पे इसने FPO लिखा हुआ है, पहले FPO हुआ करता था, आजकल FPO की जगह FSSAI मार्क होता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपका ये एग मार्क जो आप कह रहे थे, एग मार्क किसके लिए होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एग मार्क इज स्टैंडर्ड फॉर एग मार्क इज स्टैंडर्ड फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, है ना। ये देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, एग मार्क इज फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। और फिर ISI किसके लिए होता है? ISI इज फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो कौन सा मार्क किस चीज के लिए होता है, ये चीज आपको समझ होना बहुत जरूरी है। कुछ और मार्क्स को हम एक बार देखते हैं थोड़ा सा। ये आप बीइंग अ कंज्यूमर आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आप जब प्रोडक्ट खरीदें तो उस पर कौन कौन से मार्क्स हमें चेक करने हैं। देखिए आपके सामने एक मार्क बना हुआ है, तो ये कौन सा है? दिस इज अर्थन पिक्चर सिग्निफाइज द प्रोडक्ट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर ये प्रोडक्ट के ऊपर मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए हैजार्डियस नहीं है। दिस मार्क रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट इज अर्थन, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो ये 5 हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को पढ़ा। अब आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 6। कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग द discrepancy in the advertisement to the notice of the sponsor।
अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है और उस एडवर्टाइजमेंट में आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, यानी कि उसमें कुछ आपको आपत्तिजनक लगता है, आपको लगता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो आप स्पॉन्सर की नॉलेज में उस चीज को लेके आइए कि आप एडवर्टाइजमेंट में इस तरह का दिखा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आता है पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 7। वी आर स्टडिंग द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन दैट वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 7 इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज लीगल राइट्स। ये भी आपका कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट यू मस्ट एक्सरसाइज हिज लीगल राइट्स। इफ एनी ऑफ दीज राइट्स इज वायोलेटेड बाय मैन्युफैक्चरर और सेलर, द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट विद द लीगल मशीनरी। मैंने लीगल मशीनरी के बारे में आपको बताया था। लीगल मशीनरी में हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी होती है। 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी, जिसके अंदर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी है। सो द कंज्यूमर मस्ट फाइल कंप्लेंट and consumer complaint with the legal machinery constituted under the Consumer Protection Act 1986। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे, हमने जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर फर्स्ट पढ़ा था, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर फर्स्ट हमने जो पढ़ा था और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 7 जो हमने पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 7 में लिखा है that consumer must exercise his legal rights. If any of these rights is violated by manufacturer or seller, the consumer must file a complaint with the legal machinery constituted under the Consumer Protection Act 1986। ठीक है। और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, जल्दी से बताइए अंतरिक्ष। Sir, in the first one, consumer must exercise, and in a seventh, it is legally recommended for to exercise all the rights. जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है? दैट इज आपके जितने भी राइट्स हैं उन सबको आपको यूज करना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए आपको लीगल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं जल्दी से रीड कर रहा हूं आपको। Sonu purchased a medicine from Alpha Medical Stores for his wife who had stomach pain. But even after giving the medicine, wife's condition did not improve and she had to be admitted to a nearby hospital for treatment. Doctors on examination found that the medicine given to Sonu's wife were spurious. Sonu complained about this to Alpha Medical Store. As a result, Alpha Medical decided to file a complaint against the manufacturer. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट कौन फाइल कर रहा है, किस पे फाइल कर रहा है। एक बार दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ें आप। As a result, Alpha Medical Store decided to file a complaint against the manufacturers in the कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है। ये जो मैंने सेंटेंस अंडरलाइन किया है, इस सेंटेंस को आप दोबारा से एक बार रीड कर सकते हैं। कैन अल्फा मेडिकल स्टोर लॉन्च द कंप्लेंट, गिव रीजन। सो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नो, अल्फा स्टोर इज परचेजिंग मेडिसिन फॉर रीसेल। बताइए, ये हमने कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जल्दी से याद कीजिए। Yes, sir. कहाँ पे पढ़ा था? Sir, definition of a consumer given by Consumer Exactly. Protection जब Act. हमने डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था दैट इज इट डज नॉट इंक्लूड द गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। तो इसलिए ये क्या नाम था इसका, सोनू, अगर सोनू कंप्लेंट फाइल करना चाहे कंज्यूमर कोर्ट में तो कर सकता है, अलाउड है। लेकिन अल्फा मेडिकल स्टोर चाहे तो नहीं कर सकता, बिकॉज अल्फा मेडिकल स्टोर ने तो उसको रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया था। तो इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, इनको आपको ध्यान देना है। इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर योर एक्सटेंडेड फर्दर लर्निंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 वापस मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, नहीं आएगा पूरे स्क्रीन पे तो ठीक है। इसको देख लीजिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, हो जाएगा। साइड में हो जाओ जी। सफिशिएंट। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको हेल्प मिलेगी। ले लिया सर। और छोटा भी हो सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
the salient features and provisions of Consumer Protection Act 1986. First, who can file a complaint under Consumer Protection Act 1986? A complaint before the appropriate consumer forum can be filed by, अब कौन कौन कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन जा सकता है, उसका आंसर है देखिए आपके सामने 5. There are 5 categories of persons who can file complaint in the consumer court. First of all, any consumer, ठीक है, कंज्यूमर तो कर ही सकता है. Any registered consumer association, जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है. अगर रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती हैं. थर्ड इज द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. फोर्थ इज one or more consumers on behalf of the numerous consumers having same interest. अगर एक ही तरह का लॉस बहुत सारे कंज्यूमर्स का हुआ है तो उसमें से कुछ लोग मिलके भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कोई एक अकेला कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सेवरल पीपल वो भी कर सकते हैं. एंड द फिफ्थ वन, अ लीगल ईयर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर. मान लीजिए किसी कोई एक पर्सन था मिस्टर एक्स, उसने एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया, तो क्या वो कंज्यूमर है? ऑब्वियसली उसने परचेज किया, कंज्यूमर है, और उसने प्राइस पे किया है तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाता है. लेकिन जो वो प्रोडक्ट था उससे कुछ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उस कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो अब क्या कंप्लेंट कोई फाइल कर सकता है? सो लीगल एयर or legal representative of that deceased consumer can also is also having a right to file the complaint in the consumer court. Next आता है against whom can the complaint be filed. consumer court में कौन जाके फाइल कर सकता है कंप्लेंट, वो तो आपने पढ़ लिया. अब ये कंप्लेंट किसके अगेंस्ट की जा सकती है वो भी तो समझना जरूरी है हमें. सो देखिए, against whom the complaint can be filed. So the complaint can be filed. Consumer Protection Act 1986 is applicable to all types of undertakings, whether big or small, private or public, or in cooperative sectors, manufacturer or trader, wholesaler, retailer, मतलब किसी के भी सारे उसमें कवर होते हैं, है ना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आप अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, स्मॉल हो, बिग हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, सप्लायर हो, कोई भी हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकती है. Thus, a complaint can be filed against the seller, manufacturer or dealer of defective goods. Defect means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity or purity of the good. Secondly, किसके अगेंस्ट हो सकता है? The provider of services if they are deficient in any manner. Deficiency means any imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance of services. तो ये पहला वाला जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो प्रोडक्ट के लिए है, पॉइंट नंबर सेकंड है वो सर्विसेज के लिए है. सो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, रेफरेंस बुक में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसमें से. रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वैसे तो हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी है. तो उसमें सबसे पहला हमारे पास में है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, उसके बाद में है स्टेट कमीशन, इसके बाद में है नेशनल कमीशन. इसको हम बोलते हैं 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी. ये लिखा हुआ है आपके सामने 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी, 3 टियर मशीनरी. और इसमें इनके जुरिस्डिक्शन को, इनके कंप्लेंट प्रोसीजर को, अपील्स को, वो सारी चीजें हमें इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में in our tomorrow's class. In today's class, if anybody is having any sort of doubt, any query, any confusion in anybody's mind, you may ask.